तो कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपन चालू किए थे, यही पढ़ रहे थे ना? अच्छा कल छुट्टी थी, ठीक है ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपन ने क्या किया था? एक कोर सेक्टर देखा था। कोर सेक्टर मतलब अपन ने सिर्फ आयरन एंड स्टील कंपनी की बात की थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टिस्को, याद है क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, या अपन क्या बोलेंगे उसे, प्लांट वॉट एवर, या कंपनी बोलते थे। उसके बाद अपन ने इसको देखा था, याद रखने के लिए एक नंबर है इसको, टिस्को। आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पूछने लायक क्या है। उसके बाद आपको क्या बताया था? VISL, विश्वेश्वरीय आयरन एंड स्टील लिमिटेड, कुछ ऐसा बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ कंपनीज बताए थे जो स्टार्ट तो किए गए थे बट विथ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग से। किसके सहयोग से? फॉरेनर्स के सहयोग से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी खोलने के लिए USSR ने सपोर्ट किया, इसमें 2 कंपनी से, कुछ याद है? मैंने बताया था कौन सी थी इसमें? कौन सा बेटा? भिलाई एंड बोकारो। इसको और आप अच्छे से याद रख सकते हो। कैसे? USSR में 2 B वाले आएंगे, याद रखना है तो। जैसे आपको याद है राउरकेला है, ठीक है, भिलाई है, बोकारो है, तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा प्री में, क्या पूछेगा कि कोलैबोरेशन USSR के साथ या रशिया के साथ करके इंडिया ने कौन सी कंपनी खोली थी, तो नाम याद रख पाओगे? बीबी, बोकारो और भिलाई। उसके बाद मैंने आपको यूके भी बताया था, याद है? और एक क्या बताया था? और एक कौन सी कंट्री के साथ? किसके साथ? अरे यूके बताया था और जर्मनी बताया था। जर्मनी जैसे मैंने आपको राउरकेला के साथ बताया था। अरे कुछ याद पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? नहीं पढ़ के, और एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ यस पंचमी सर बहुत अच्छे से बनाया हमने। और देखो एक चीज याद रखना, जो उन्होंने बोला है मैं उसी पे आता हूं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये क्या है? HSL, ये क्या है? कि रेगुलेटिंग बॉडी है। क्या है ये? रेगुलेटिंग बॉडी। मैंने इसके बारे में बताया क्या आपको? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में नहीं बताया? ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। मैंने कुछ तो डेटा दिया होगा आपको। नहीं, ये नहीं बताया था मैंने आपको। रेगुलेटिंग बॉडी नहीं बताया क्या मैंने आपको अभी तक कि रेगुलेट कौन करता है इसे? हाँ, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। देखना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये क्या है? कि रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये रेगुलेटिंग बॉडी का क्या काम है? तो देखरेख करने का। रेगुलेटिंग बॉडी का काम क्या रहता है? देखरेख करना। बट 1973 में, कौन से ईयर में? 1973 में इसे स्क्रैप करके, इसे बंद करके चालू की गई सेल। कौन बता सकता है इसे? इसका फुल फॉर्म मुझे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको पेपर में ये भी प्री में पूछ सकता है। याद रखना, मैपिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर बनेगा 1 बनेगा 2 बनेगा, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। ये टॉपिक से मैं लिख के दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट मे बी रिलेवेंट टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। या इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं? कॉटन। किसके बारे में देखने वाले हैं? कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। आपको इसके बारे में पता है, पर इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन कौन सा पूछता है वो अपने को देखना रहेगा ध्यान में। ये सब अपन ने देखा था, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ आयरन इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगा ध्यान में। अब इसे हटा के कॉटन चालू करते हैं अपन। बेटा ऑनलाइन में रिवीजन हो गया, चलेगा इतना? ओके, सॉरी। अब अपन देखने वाले कॉटन के बारे में। और एक चीज मैंने आपको मेन चीज बताई थी, किसके बारे में? कॉटन के बारे में और आयरन एंड स्टील, या आयरन और मान लेता हूं, या कोल, ठीक है, कोल। आप आयरन और की बात नहीं कर रहे, हम कोल की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है आपको? ये दोनों में डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कौन से? आप एकदम से 5वीं क्लास के जैसे मत बोल देना सर ये काला दिखता है गोरा दिखता है, ठीक है। सेंस वाली बात करना थोड़ी, यूपीएससी। तो क्या बोलोगे
कि ये वेट लूजिंग मटेरियल नहीं है। यहां पे 5 किलो इसको कहीं पे भी लेके जाओ तो वो उतना ही रहने वाला है, रहेगा ध्यान में। पर ये क्या है, वेट लूजिंग मटेरियल, ठीक है, नेचुरल लॉसेस के ऊपर, ठीक है। और मैंने कोल के बारे में आपको 2 कल बताए थे, एक कोकिंग कोल, कुछ ढूंढ के लाए हो क्या आपने? एक नॉर्मली कोल बताया था मैंने, एक आपको मैंने कोकिंग कोल बताया था। सर्च करके आए हो क्या? शाबाश, फिर से होमवर्क है, सर्च करके आना रिलेटेड भी। तो चलो अपन चालू करते हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। कॉटन इंडस्ट्री के बारे में सबसे पुराना और सबसे मेन क्वेश्चन एक पूछा गया है, मैं आपसे पूछता हूं। आप अभी एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए, आपने अटेम्प्ट दिए होंगे, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर नहीं, बिल्कुल आकांक्षा बेटा आपने सही बताया, क्या है? अहमदाबाद। अब इसे क्यों बोला जाता है ये भी तो जरूरी है बेटा, याद रखना, कानपुर भी बहुत जरूरी है। सर बॉस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को तो। क्या बोलते हैं? बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन ऑफ इंडिया, पक्का? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते बेटा, जहां तक मुझे पता। क्या बोलते हैं? और बॉस्टन ऑफ, नहीं सुना मैंने, या मुझे आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अहमदाबाद। अब इसे बोलते क्यों है, कोई बता सकता? एनीवन? देखो ये इन्होंने बताया कि कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। देखो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है कि ये अहमदाबाद है कहां पे, कौन से स्टेट में? गुजरात में। चलो ठीक है, अब आपको आइडिया होगा कॉटन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? महाराष्ट्र वाला पट्टा, डेक्कन वाला, ब्लैक सॉइल, आपको पढ़ा चुका हो सॉइल के बारे में। वो वाला पट्टा अच्छा है किस चीज के लिए? कॉटन के लिए। अब भैया आजू बाजू में ये गुजरात भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कॉटन उगता है, प्रोडक्शन होता है, उगता, मैं अभी बात कर रहा हूं कि वहां से जमीन से उगता, अब वहीं पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी का कुछ बनाते, तो ये क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलती गई। उससे क्या हुआ कि जो लोग सिर्फ अनाड़ी थे वो खिलाड़ी बनते गए। समझ रहा है क्या? ये तो आपका आंसर एक टाइप से सही बोल सकता हूं मैं कि सर वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत है, ठीक है। पर अभी भी अगर आप देखो ना तो इंडस्ट्री या मिल्स जो है, कॉटन मिल्स, वो तमिलनाडु में ज्यादा है। महाराष्ट्र की तमिलनाडु? आपको महाराष्ट्र और कोई? महाराष्ट्र, गुजरात और कोई? मैं बोलता हूं कि तमिलनाडु में। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। एक है कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन मतलब कॉटन का उत्पादन, एक चीज। दूसरा मैं बोलता हूं कॉटन मिल, मिल मतलब समझता है क्या आपको? इंडस्ट्रीज टाइप की, ओके। या इसे नॉर्मली मैं बोलता हूं कि एक मिल है, इंडस्ट्री टाइप की, ठीक है। तो पेपर में आपको क्या याद रखना है, देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं? सर तमिलनाडु तो नीचे में है, ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा तो अपना महाराष्ट्र वाले पट्टे पे है, तो सर कौन सा आना चाहिए आंसर? महाराष्ट्र आना चाहिए। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप सही हो कि सर महाराष्ट्र। मिल्स के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु। ये आपको देख के ध्यान से लिखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गए। ये क्वेश्चन तो पहली बात आ चुका है, अहमदाबाद वाला, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बुलाया जाता है, उसका रीजन भी बता चुका हूं आपको मैं। उसके बाद क्या बोला है मैंने? कॉटन मिल्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉटन मिल्स की। तो सबसे ज्यादा कहां पे? तमिलनाडु, रहेगा ध्यान में। और प्रोडक्शन कहां पे होता है? महाराष्ट्र। और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के अपन, यस बेटा, प्रोडक्शन देखो महाराष्ट्र ज्यादा है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, लेटर ऑन गुजरात, और इसके बाद तमिलनाडु। ये सीक्वेंस है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं अभी। देखो 1947 में, ठीक है, कहां के हम देखो अब कहां से हिस्ट्री में आने वाले। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, आपको इतनी तो कहानी पता है, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ। अब जो यहां पे कराची था, कराची पोर्ट पता है आपको? कराची सुना है? कराची पोर्ट ऐसा आज पाकिस्तान में, ठीक है। ये कराची पोर्ट किधर चले गया? पाकिस्तान में बटने के बाद, ठीक है। बेटा आवाज नहीं आ रही मेरे? हेलो प्रमोद, ओके। कराची पोर्ट जो था, ओके बेटा आप ही नेटवर्क जोन में आ जाओ। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो तो थोड़ा सा बेटा आप देख लो, प्रमोद थोड़ा सा नेटवर्क जोन में आ जाओ।
लेट इट बी। चलो, कराची पोर्ट जो था ये कहां चले गया? पाकिस्तान में। अब इंडिया के पास कौन सा था? मुंबई। मुंबई क्या है? नेचुरल पोर्ट है। मुंबई भी पोर्ट है, पता है ना आपको, मुंबई के पास पोर्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बचा सिर्फ अपने पास? मुंबई। वेस्ट साइड में क्या बचा अपने पास? सिर्फ मुंबई की बात करो, मुंबई बचा। तो इसका जो प्रेशर था, अब कराची पोर्ट तो चलेगा उधर, अब अपने को वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने मिलेगा नहीं। तो याद रखना कि इसके वजह से गुजरात में एक पोर्ट बनाया गया। वो पोर्ट का नाम कोई बता सकता है? और कोई? और अरे सूरत और कांडला पोर्ट। याद रहेगा कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट। सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, फंसते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, रहेगा क्या ध्यान में? और एक चीज आपको याद रखना है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर पता है क्या आपको? तमिलनाडु में कोयम्बतूर है, हाँ पता है। तो तमिलनाडु में जो मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत ज्यादा मिल है, सबसे ज्यादा मिल है, कोयम्बतूर में तो आधी मिल वहीं पे। एमपी है, एमपी में अपन बोलते सबसे रिच सिटी कौन सी है? मध्य प्रदेश में रिच सिटी कौन सी है? इंदौर। मतलब पैसा ज्यादा यहीं पे। वहां पे भी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अगर अपन बोले कि मशीन्स या मिल्स कहां पे? कॉटन मिल्स, तो कहां पे? कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में कितना है? नियर अबाउट 50% वहीं पे। रहेगा क्या ध्यान में? अरे इंडिया का नहीं, तमिलनाडु का बोल रहा हूं। रहेगा ध्यान में? ये लिखते हो क्या? बहुत काम की चीज है, इसमें से प्रीलिम्स के लिए एक एक है। और देखो, अगर अपन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे वेस्ट बंगाल में भी कॉटन उगता है, यूपी में भी उगता है। देखो क्या हुआ, जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ, भारत बटा इंडिया और पाकिस्तान में, पहले इंडिया क्या था? एक ही था, पाकिस्तान सब मिला के तो कराची पोर्ट था इंडिया के पास। जैसे आयरन, स्टील है, कॉटन है, कुछ भी अगर एक्सपोर्ट कराना, इंपोर्ट कराना, तो ये पोर्ट इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करते थे। अब मान लो कि एक ही दुकानदार बैठा है, तो कितना परेशान होगा, 10 बार शीप आएंगी। तो उसके लिए पहले 2 था, पर डिवाइडेशन के बाद क्या होगा? कराची किसके तरफ चलेगा? पाकिस्तान की तरफ। तो बचा क्या इंडिया के पास? मुंबई। ठीक है, तो उसी प्रेशर को दूर करने के लिए, ठीक है, उसी प्रेशर को दूर करने के लिए कौन सा पोर्ट किया गया? कांडला पोर्ट बना गया। कहां पे? कांडला पोर्ट कहां पे? गुजरात। याद रहेगा? अभी ये अहमदाबाद वाला आया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि याद रहे। अपन ये सब भी देखने वाले, पोर्ट कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैपिंग में ऐसे नहीं दूंगा, मैपिंग का हो सके तो मैं आपका पेपर लूंगा। मैपिंग में आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैपिंग का होगा तो पेपर दूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपका पेपर लूंगा। गुजरात में बेटा, कांडला पोर्ट कहां पे? गुजरात में। हाँ, जो कृतेश ने बताया था कि सर कानपुर का भी नाम बहुत सुना है हमने कॉटन केस में। तो अगर यूपी में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर ऐसा पॉइंट है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्यों बोला जाता है, ये आपको रीजन समझ गया होगा, क्योंकि पूरे यूपी में भी, यूपी बिहार जो भी, उसमें से वो जो पॉइंट है, स्पेसिफिक जगह है, वहां पे ज्यादा होता। रहेगा ध्यान में? ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी जैसे हुगली रीजन है, हुगली रिवर भी है वहां पे, कोलकाता। आपको पता है इंडिया पहले कलिकोस, सुना है ऐसा नाम कहीं पे? कलिकोस। चिंट्स सुना है? चिंट्स। मुस्लिम सुना है क्या? ऐसा कुछ नाम सुना है? नहीं सुना है? मुस्लिम नहीं सुना है, चिंट्स नहीं सुना है, और कलिकोस नहीं सुना है। मुस्लिम सुना है, कलिकोस नहीं सुना है बेटा, चिंट्स भी नहीं सुना है। तो एक काम करो, मैं आपको 4 नाम लिख के देता हूं। देखो, आपको इतना तो पता नहीं कि इंडिया फेमस था कॉटन के नाम पे, फाइन वैरायटी, ये सब के लिए फेमस था। जैसे कलिकोस कलकत्ता, थोड़ा सा नाम अगर देखोगे, जैसे स्पाइसेस और वहां के जो, देखो ये कलिकोस ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया कि भैया वहां से कपड़े लेके चले गए। तो आप एक काम करो, कलिकोस, चिंट्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आओ। मैं आपको आइडिया तो दे चुका हूं कि ये फेमस है, इंडिया को पहले दिखाने के लिए कि इंडिया कॉटन में भी फेमस है, ये सब कपड़ों के लिए। तो आपको ये थोड़ा सा स्टडी करके देख के आना है, बस ओवरलुक करके आना। रहेगा ध्यान में? चलो ठीक है। और काम करके आना, ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया बाद में सर हमको नहीं पता, कुछ बताए थे आपने। ठीक है, तो मुझे एक दो आप वैलिड रीजन बता दो कि
इंडिया में ही कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होता है? पहली बात देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन उगता कहां पे। ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, कहां पे सबसे ज्यादा? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इंडिया में अवेलेबल है, इतना अपन मानते हैं। और अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको जो कंडीशन चाहिए, आपको देखना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 210 बिना बर्फ, जो बर्फ आती है ना उससे फ्री वाला जोन चाहिए इसको उगाने के लिए। आएगा पेपर में, देखा है कभी सॉल्व करते हुए? 210 फ्रोस्ट फ्री जोन, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि कम से कम 210 दिन तक के वहां पे बर्फ वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? देखो, कोई चीज को उगाने के लिए कंडीशन रखी जाती है, जैसे कॉटन, ठीक है, या आप इतना मानते हो कॉटन को अच्छी थोड़ी सी धूप वगैरह चाहिए, टाइट सी। तो एक कारण क्या हो सकता है कि भैया पहली बात, इंडिया कौन से जोन में है? ट्रॉपिकल कंट्री। आपका ये मुद्दा सही है कि सर ब्लैक सॉइल है, बट उससे भी पहले मेन चीज क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है, रहेगा ध्यान में। अगर आप ऐसा चाहो कि सर ब्लैक सॉइल नहीं मैं दूसरे सॉइल पे भी उगाता, दैट इज पॉसिबल, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री, याद रहेगा। दूसरा क्या बोल सकते हो आप? अपन ब्लैक सॉइल वाला लिख देते कि सबसे ज्यादा यहां ब्लैक सॉइल है और ग्रो होने के लिए यहां पे कंडीशन अच्छी है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं अपन, यहां पे स्किल्ड लेबर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तीसरा क्या बोल दिया मैंने, आपने क्या बताया था बेटा? ब्लैक सॉइल, या इसी को मैं बोल देता हूं कि ग्रोन के लिए कंडीशन अच्छी है, या यहीं पे लिख देता हूं ब्लैक सॉइल, आपके साथ हूं मैं, ब्लैक सॉइल लिखूंगा मैं। गेट इट? अब आपको एक चीज ये बताना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहला मॉडर्न कॉटन मिल कहां पे स्टैब्लिश किया गया था? बताओ। सबसे पहला मुंबई, बिल्कुल। ईयर? यस, और ईयर 1854, ठीक है। सबसे पहला अगर आपको बोला कि मॉडर्न कॉटन मिल कहां पे स्टैब्लिश किया गया, तो मुंबई। साथ ही साथ ईयर कौन सा है? 1854। एक देखो इंटरव्यू था किसका, तो उन्हें पूछा गया था कि अहमदाबाद को ये क्यों बोलते हैं? अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा हम दूसरे जगह को नहीं बोलते? ऐसा इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको रीजन पता होने को ना। समझ रहा है क्या? ये ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस भी इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर इंटरव्यू में भी जाते हैं आपको पूछ सकता है। इंटरव्यू में पहली बात बता दो, आपको इन्हें पूछेगा कि डिफाइन दैट टर्म, दिस टर्म, ऐसा नहीं पूछे, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यस बताओ भैया इसका क्या कारण हो सकता है कि क्यों बोलते हैं। आप देखो, कभी आप यूट्यूब से भी ओवरलुक करते हो तो उसमें देखो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा डिफाइन दिस या ये, ऐसा कुछ नहीं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1947 में, फिर से देखो अपन हिस्ट्री पे आ गए, ठीक है। 1947 की बात कर रहा हूं, अपने पास वो टाइम पे नंबर ऑफ मिल कितने थे? 423, 423 मिल थे। कब? 1947 में। पर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ? भाग हुआ, विभाजन हुआ, ठीक है। तो इसमें 409 कॉटन मिल किसके तरफ रह गए? इंडिया के तरफ। बचे कितने? बचे कितने? 15? अरे एक बता यार, 14 बचे, ठीक है। पर इसमें आपको एक चीज मेन समझने की बात यह है कि ये सब छोटे छोटे थे, जो मेन पोर्शन था वो किसके तरफ चले गया? पाकिस्तान के तरफ। करीबन कितना चले गया? 71%। और इंडिया की तरफ कितना रह गया? माइनस कर लो, 29% किसकी तरफ रह गया? इंडिया की तरफ। भले क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी मतलब नंबर, हम नंबर बोल रहे हैं मिल्स की, बट जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो टाइम पे इतने ही कॉटन मिल में ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस। रहेगा ध्यान में?
अरे रहेगा या नहीं रहेगा? क्या बेटा? सिल्क रूट जो था वो इधर की साइड था। मास निकालो थोड़ा। सिल्क रूट सिल्क रूट, देखो सिल्क रूट और कहाँ का था? चाइना को जाता था पाकिस्तान से होते हुए। चाइना को जाता था पाकिस्तान से होते हुए। सिल्क रूट को भी तुम बाजू रखो, सिल्क रूट को पिक्चर में मत लो। क्यों नहीं लाना? देखो कोई भी चीज का, जैसे कि मैं आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ाया था उसके बारे में क्या बताया मैंने आपको कि जो भी इंडस्ट्री रहती है या जहां पे भी प्रोडक्शन होता है वहीं पे क्या करते हैं? इंडस्ट्री लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मैंने उसका रीजन बता दिया था। वो टाइम पे क्या था, जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी थी, अपने को एक चीज तो पता कि कॉटन में क्या नहीं होने वाला भैया, उसका वेट लॉस नहीं होने वाला, तो अपने को मेन चीज क्या है उसमें? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, भेजना और लाने का। अब एकदम से अपन इतने बेवकूफ तो है नहीं कि पहले इधर लेंगे फिर इधर से मुंबई को पोर्ट को छोड़ के इधर आएंगे विशाखापट्टनम की तरफ, ऐसा तो करेंगे नहीं अपन। इधर से ही रास्ता है ना भैया, मुंबई पोर्ट भी इधर ही है ना, इधर से निपटा दो काम। समझ रहा है क्या? कॉस्ट टाइम दोनों बचेगा। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले सबसे ज्यादा चलता था कराची पोर्ट। कौन सा चलता था? कराची पोर्ट। अब एक नॉर्मल सी बात है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहीं पे क्या रहती है? सबसे ज्यादा कॉटन मिल रही थी। समझ रहा है क्या? जैसे अपना वाला पट्टा और पाकिस्तान का जो पट्टा पहले एक था, उतने ही पट्टे में सब कुछ था, रहेगा ध्यान में। फिर क्या हुआ? बंटने के बाद इतने मिल्स थे, पर बंटने पर क्या हुआ? ज्यादा ज्यादा अमाउंट किसकी तरफ चलेगा? पाकिस्तान में, रहेगा ध्यान में। ठीक है, और एक डेटा है मेरे पास। क्या है डेटा मेरे पास? कि अच्छा, आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझता है क्या? हाँ, देखो ये लेक्चर आपने किया है तो मैं सच बता रहा हूं कि अगर आपको पढ़ के जाना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अबाउट कॉटन, एक तो इसमें फंस सकता है अगर कॉटन के ऊपर आया तो। ये पूरे चैप्टर में ये तो मैं श्योर हूं कि कॉटन से नहीं, आयरन से नहीं, पेट्रोलियम से नहीं, शुगर से, एक तो एक आता है, या पोर्ट जो है या इंडस्ट्रियल जोन कौन सा, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो एक आता है इससे, आप पूरा पेपर उठा के देख लो, आपको एक तो एक दिख जाएगा, इसलिए इसे मिस मत करो। ठीक है, और एक डेटा मेरे पास है। क्या डेटा है? कि जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल तो आपको समझते ही है, कॉटन टेक्सटाइल भी क्या? दो टाइप के, दो टाइप में कैसे ले रहा हूं मैं? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? जिसका भैया स्पेसिफिक टाइम रहेगा, स्पेसिफिक पेमेंट, ऑर्गेनाइज, सब कुछ ऑर्गेनाइज, जैसे आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो। दूसरा क्या रहता है? अनऑर्गेनाइज। समझ रहे क्या होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज? ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेरे पास डाटा है कि 1950 में करीबन ये फैक्ट्री कितनी थी या कितना परसेंट चलता था? 81%। पर क्या हुआ? कुछ टाइम जाने के बाद करीबन 2000 की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो डेटा है, इसका डेटा कितने पर आ गया? 6% पे। समझ रहा है क्या? पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर 1950 से चला, उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो था उसका क्या होगा? जो क्वांटिटी थी वो क्या होगा? कम होगा। इररिलेवेंट भी बोल सकते हो डेटा, पर ऐसा थोड़ा डेटा याद रखो मेंस में, और कभी कुछ लिखना है तो मेंस में ऐसी एक आध लाइन जो रहता है इसको आप लिखोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है डेटा का। देखो अगर पूरी थ्री लिख दोगे तो आगे वाले को क्या लगेगा? रट रूट क्या है, कुछ भी करके। पर उसमें अगर आप डेटा डालोगे, नंबर डालोगे या आर्टिकल्स डालोगे, ठीक है, तो आपका एक इंप्रेशन अलग पड़ जाता है कि भैया इसमें सही में पढ़ के आया। ठीक है, इसीलिए फेंका फेंकी ज्यादा मत करो, थोड़ा सा समझ भी रहने को ना कि ये डालना है, वो करना है, फीड करना रहेगा ध्यान में। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पहले क्या चलता था? हैंडलूम चलता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1928 में। अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? एक बच्चे ने दिया मुझे, आकांक्षा ने, कि सही है 1921 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बताओ कब हुआ था? 1930। उसको क्या बोलते? दूसरा नाम क्या है उसे? उसका नाम क्या है दूसरा? यार कंफ्यूज इतना है एक डेटा में। लेट इट बी। देखो स्वदेशी मूवमेंट, अच्छा ये पता है क्या अशोक अपने को स्वदेशी मूवमेंट? अरे तो गांधी जी को वापस आने तो दे पहले। गांधी जी कब आए थे बेटा? अरे तो गांधी जी के पहले छोका क्या स्वदेशी मूवमेंट? ऐसा मत करो। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में।
अरे गांधी जी रहना चाहिए, गांधी मेन मुद्दा तो है कि अपने गांधी जी रहना चाहिए। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था। चलो जाने दो, आपके इससे चलता हूं मैं नॉन कोऑपरेशन पे चलता हूं। अरे रुको यार, रुको रुको, लेट इट बी, रखो, क्लियर करो। स्वदेशी मूवमेंट 1921, डेटा गलत है, आपको ऐसा कहना है। अरे यार आकांक्षा बेटा, बोला जा रहा है 21 में कुछ नहीं हुआ था। अरे यार इतने बच्चे कंफ्यूज मेरे। अच्छा, 1928 में 1927 में साइमन गो बैक का नारा लगा था, कब लगा था? अरे थोड़ा सा आप क्लियर करो यार, ऐसे कंफ्यूज मत करो मुझे भी। मेन मुद्दे पे आओ। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने क्या किया था प्लान, जितने लीडर्स थे इन्होंने बोला था कि हमने क्या, जो हमारा स्वराज प्लान है या हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको अपन स्टेज वाइज लेके जाएंगे। अपन एकदम से पूरा एक ही दिन में धरना लेके नहीं बैठ जाएंगे, स्टेप टू स्टेप। स्टेप टू स्टेप मतलब पहले क्या करेंगे अपन पहले नहीं क्या, टीचर गिरी या जो भी है ये सब काम है गवर्नमेंट के, उससे अपन क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। समझ रहा है क्या? उसके बाद क्या करेंगे, जो क्लोथ है, समझ रहे हो क्या? ये टाइम पे क्या हो गया था, बूम हो गया था किस चीज में, कॉटन में, हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम मतलब जो हाथ से बनाते हैं, समझना। पावरलूम अलग चीज है, हैंडलूम अलग चीज है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कॉटन जो यहां से यूके, जो ब्रिटिश लेके जाते थे, वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां पे मास प्रोडक्शन करते थे, उसके बाद क्या करते थे, वही यहां पे लाके बेचते थे। रहेगा ध्यान में। और इंडिया के ऊपर इस पे भी बहुत बार टैक्स लगाया। किस चीज पे टैक्स लगाया गया, कि आप वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो कपड़ा। समझ रहे हो क्या? अगर यहां का कॉटन वहां पे एक्सपोर्ट हो गया, आपको इतना पता है ना हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई इंडिया की, ये पढ़ा है हिस्ट्री में, पढ़ा है ना? बाकी उसी पे रिलेट कर रहे ना। मुझे ऐसा लग रहा है आपके चेहरे देखे कि सर कहां से क्या लेके जा रहे, मैं थोड़ा यहीं पे लेके आता हूं। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, कॉटन इंडस्ट्री में बूम हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बॉयकॉट हुआ था फॉरेन गुड्स का। फॉरेन गुड्स में इंक्लूडेड था उनका बना हुआ कपड़ा। अब उनका बना हुआ कपड़ा बैन हो गया। बैन मतलब अपन क्या करें, बॉयकॉट करें। तो किस चीज की ग्रोथ ज्यादा होंगी, जो किस चीज का चलेगा, लोकल या इंडिजीनियस जो क्लोथ का प्रोडक्शन होगा उसकी क्या होंगी, ग्रोथ होंगी। रहेगा ध्यान में पक्का? तो पावरलूम याद रखोगे, पहले क्या चलता था, हैंडलूम इंडिया में चलता था, पर आज उल्टा है। आज सबसे ज्यादा क्या चलता है, पावरलूम। समझ रहा है? पावरलूम मतलब जो मशीन से बनाए जाते हैं। रहेगा ध्यान में। और एक चीज अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको, जैसे कि ये थोड़ा सा डेटा मिटा दूं क्या मैं, अब थोड़ा सा अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अपने को दूसरा टॉपिक भी लेना है। क्या लेना है? जैसे कि मैं साउथ में बात कर रहा हूं। साउथ में मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, या उसका मैं कोयम्बतूर को बता दिया आपको मैंने। उसके बाद बेंगलुरु है और मदुराई है। यहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कौन से पट्टे में बोल रहा हूं मैं, साउथ के पट्टे में बात कर रहा हूं। उसके बाद सेंट्रल की बात कर रहा हूं। सेंट्रल में नागपुर, इंदौर, वडोदरा, सोलापुर। यहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है या ग्रोथ ज्यादा होती है। रहेगा? अरे लिखो, लिखना है, मेरे को ही देख रहे, सुनने से याद नहीं रहता है। साउथ में क्या बोला मैंने, कोयम्बतूर, मदुराई, बेंगलुरु, ठीक है। साउथ में कोयम्बतूर, बेंगलुरु, मदुराई। उसके बाद सेंट्रल में क्या बोला मैंने, इंदौर, नागपुर, अपना इंदौर भी है भैया, नागपुर, सोलापुर, हाँ वडोदरा, बिल्कुल सही बेटा, चलेंगे। उसके बाद देखो ये सब तो आपको पता ही होगा कि इंडस्ट्री लोकेशन के लिए क्या क्या जरूरी चीज है। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा क्यों है भैया, लेबर। जैसे मैं मान लेता हूँ कि उज्जैन में भी है, हाँ उज्जैन में, या यूपी में कानपुर की बात कर रहा, जैसे कानपुर बताया था मुझे कृतेश ने। यहाँ पे बेटा बूम क्यों हो गया इंडस्ट्री में, एक फैक्टर ये भी कि वहां पे चीप लेबर मिल जाते, सस्ते में काम करने वाले। समझ रहे हो क्या? मेन चीजें क्या है, एक तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए अपने को रिसोर्स का, रिसोर्स या रॉ मटेरियल व्हाटएवर जो भी है, आजू बाजू में कहीं पे होना चाहिए। दूसरा एक फैक्टर क्या आता है कि भैया वहां पे जो लेबर है वो आराम से चुपचाप से कम पैसे में काम करके दे, नहीं तो उधर लेबर का भाव ज्यादा है तो क्या होने वाला काम, ठीक है। इसी को मैं रिलेट करके आपको करंट अफेयर्स पे लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ, आपको एक चीज पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है कि इंडिया ने 2020 या 2021 में लेबर कोड में क्या रिफॉर्म किए।
लेबर कोड समझता है क्या? कुछ आइडिया है लेबर कोड? लेबर मतलब मजदूर वाला, जो उनके नियम होते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूं, चाइना है इधर इंडिया है। चाइना में क्या है, लेबर कोड ने का बिल्कुल इतना ईज है कि बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इंडस्ट्री को, इसीलिए कहां जाते सब लोग? चाइना में जाते हैं। इंडिया में कम आते। एक चीज, ऊपर से कनेक्टिविटी, ये सब दुनियादारी के मैटर है, ठीक है। उसके बाद और एक फैक्टर क्या हो सकता है, क्या बोले बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो और मैटर है। अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आए हैं, लेबर कोड पे। चाइना का क्या है, ईज है। तो उसको देखकर अभी क्या हुआ, चाइना का एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है सब जगह, तो उससे क्या हुआ, वहां की कई कंपनी क्या हो गई, क्या बोला बेटा? तो देखो ये एक पॉइंट का पॉइंट है, आपको ये नहीं, आपको लिस्ट बना के लाना है। लिस्ट मतलब सर वर्किंग आवर रिड्यूस किया, कौन से दिन, मतलब छुट्टियां पहले कितनी मिलती थी, वो आपको एक लिस्ट देख के आना है। क्यों देख के आना है? क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है कि भैया पहले अपने तरफ एफडीआई उतना नहीं आता था, अब देखो एफडीआई ज्यादा आ रहा, रीजन क्या है? तो एक फैक्टर आप ये भी जोड़ सकते हो उसमें, क्या कि अपना जो लेबर कोड है अपन ने क्या किया, थोड़ा सा ईज किया। ईज मतलब ये प्रॉफिटेबल है फॉर फॉरेन कंट्रीज। समझ रहे हो क्या? फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे एफडीआई क्यों देंगी? जब भैया उनको कुछ फायदा होगा तभी देंगे ना। समझ रहा नहीं समझ रहा? थोड़ा सा करंट में टॉपिक आया था, आप थोड़ा पढ़ के देखना लेबर कोड में क्या क्या चेंज हुए, ठीक है। जैसे कि मैं उज्जैन की बात कर रहा हूं, और जैसे आगरा की बात कर रहा हूं, या कोयम्बतूर की बात कर रहा हूं। यहां पे कैसा है कि यहां पे कॉटन उतना उगता नहीं है, यहां पे कॉटन उतना प्रोड्यूस नहीं होता, पर कंपनी की वजह से क्या होता है, यहां पे बनता है। फर्क समझ रहे हो क्या? प्रोडक्शन कहीं और होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, याले पट्टे में, जैसे एमपी में भी होता है प्रोडक्शन, पर एक्चुअली मिल्स कहां पे ज्यादा है, तमिलनाडु में। समझ रहे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो जैसे उज्जैन वगैरह यहाँ पे उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, पर यहाँ पे क्या होता है, कॉटन में से बनता है। रहेगा ध्यान में। चलो फिर मिटाओ मैं इसे। यूपी में कानपुर या हाथरस, या हाँ हाथरस का भी केस हुआ था, याद रहेगा। और आगरा की बात कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल की बात कर दिया मैंने। और जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है, हाँ एक डेटा और काम आएगा आपको मेंस में, कि पहले से अब 5 गुना उगता है अपने देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो प्रोडक्शन है कॉटन का, उसको कितने दर पे लेके चले गए अपन, 5 गुना। रहेगा क्या ध्यान में? चलो तो मैं अब कॉटन खत्म कर रहा हूं, मैं अब कॉटन खत्म कर रहा हूं। बेटा अशोक अपने को समझा क्या? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी, बेटा ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। और पूछा क्या, आप इंटरव्यू देखो थोड़ा सा, उसमें ये सब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। आपको ये भी पूछ लेगा कि बताओ भैया कौन से स्टेट में कौन सा डांस फेमस है। गुजरात में क्या फेमस है? हाँ चलो ठीक है, शाबाश शाबाश। चलो कुछ तो अपना पता, तो ये सब भी पूछते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि इतना ही नहीं पूछेगा कि भैया गरबा फेमस, उसमें पूछेगा कि एक्चुअली होता क्या। समझ रहा है क्या कि एक्चुअली उसमें होता क्या, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा पता होता करके रखना तो कुछ मजा है। अब आते हैं अपन अपने दूसरे इस पे, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के बारे में तो आइडिया होंगे ही। चलो पहले ही नाम आ गया, सही है। हाँ बेटा बोल। महाराष्ट्र एंड यूपी, एक मैं बोल लेता हूं बिहार। कोई गलत है क्या? नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसके ऊपर अपन चालू हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता कहां पे? तो यहां मैं डेटा लिखता हूं कि सबसे ज्यादा कहां पे होती है, महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे क्या है, यूपी। ठीक है, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अब आपको यह भी पता होगा कि ये क्या है, एग्रोबेस। एग्रोबेस मतलब जो एग्रीकल्चर, जो यूज करते हैं अपन मटेरियल। आपको मैंने बताया था मिनरल बेस इंडस्ट्री, एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर में जो भी आ रहा है, कृषि से जो भी आ रहा है, जैसे शुगर केन आ रहा है, उससे ही उसका प्रोडक्शन, जैसे गुड़ में होगा, जगरी बोलते हैं, खंडसरी बोलते हैं, ये सब में। इतना आपको पता है। अब आपको एक चीज पता रखना चाहिए कि शुगर जो है ये भी कैसा है, वेट लूजिंग मटेरियल। चलो किसी ने मुझे बताया शुगर बीट, शुगर बीट के माध्यम से अगर मैं जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल आपको पूछा गया प्रीलिम्स में, शुगर बाउल किसे बोलते हैं, कौन से देश को शुगर बाउल बोलते हैं? क्यूबा। क्यूबा, पेपर में आया है ये, क्यूबा।
अच्छा मैंने बताया था क्या? हाँ शक्करकश है। तो यहाँ पे वो बीट पता है आपको, बीट वो रेड कलर की होती है, यहाँ पे उसका ज्यादा यूज करते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ उसे चुकंदर या जो भी बोलते हैं, वो रेड कलर की बीट होती ना, तो यहाँ बीट रूट, यस यस, यहाँ पे उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हैं, पकड़ पा रहे हो पॉइंट? और अपने हिस्से में शुगर केन से ज्यादा होता है, याद रखोगे। और एक चीज आपको क्या याद रखने की है कि ये वेट लूजिंग मटेरियल है। वेट लूजिंग मतलब सीधी बात है भैया, गन्ना जब लाते गीला है उसको थोड़ी दूर लेके चलो तो क्या होगा, सूखते जाएगा। सूखते जाएगा मतलब उसमें जो रस है वो क्या होगा, कम होगा। वही कम हो जाएगा तो अपने को उससे मिलेगा क्या, अच्छे से नहीं मिलेगा, कम कम हो जाएगा। तो बोला जाता है कि अगर आप इसको 24 घंटे के अंदर अगर प्रोसेसिंग कर दो तो इसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है, अब बोलूंगा सर हाँ शुगर रिकवरी या सुक्रोज कंटेंट, मैं इसमें बोलता हूँ सुक्रोज कंटेंट। अब ये मत बोल देना सर हिंदी में क्या होता है, मटेरियल का नाम ये सुक्रोज नाम है, सुक्रोज ग्लूकोज ये सुनेंगे, ठीक है। तो सुक्रोज कंटेंट क्या होता है, ज्यादा रहता है, बट 24 आवर्स के बाद जाऊंगे तो क्या होगा, कम 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 होते जाएंगे। इसका तो अपन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते क्या भैया, लेके जाओ कहीं पे भी सूखते जाएगा तो उसका वजन भी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, रहेगा ध्यान में। चलो अब एक सीधी बात बताओ कि अगर शुगर इंडस्ट्री है तो डायरेक्टली 4 लाख लोगों को काम मिल जाता है। देखो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हो, अगर शुगर इंडस्ट्री कहीं खुल रही है, ठीक है, खेती बाड़ी में फिर लेके जाना है, ये करना वो करना, सीधा कितने लोगों को काम मिल जाता है, 4 लाख करीबन, आज के टाइम की बात कर रहा हूं। और कुछ कुछ लोगों को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो 4 लाख लोगों को काम मिल गया, इनडायरेक्टली भी कुछ 1000 या लाखों में काम मिल जाता है लोगों को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने थोड़ा सा रफली डेटा निकाला, रहेगा ध्यान में। अब इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले इंडस्ट्री कहां पे चालू हुई थी, अरे बिहार में चालू हुई थी, अरे बिहार में चालू हुई थी, मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। इंडस्ट्री ऑन मॉडर्न लाइंस, इंडस्ट्री ऑन मॉडर्न लाइंस, ठीक है। उसके बाद देखो 1950 से 51 में कितनी इंडस्ट्री थी पूरे इंडिया में, 139, कितनी थी, 139। पर वही डेटा अगर मैं 2010 से 11 का लेता हूं तो इसका कितना चलेगा, ये 662, 662 इंडस्ट्रीज, याद रहेगा क्या, ठीक है। हाँ एक चीज आपको क्या याद रखना है, जितना भी ये शुगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है या शुगर केन जहां से भी प्रोडक्शन होता है, तो महाराष्ट्र से करीबन 1/3 आ जाता है। 1/3 समझता है ना, टोटल का 3 में बांट दो तो कहां से मिल जाता है, महाराष्ट्र से। बाकी लीडिंग कौन है, लीडिंग तो यूपी भी है, और ऐसे से करके बाकी सब भी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है, महाराष्ट्र में। और शुगर बॉल किसे बोलते हैं, क्यूबा। फैक्ट्री का नाम बिहार वाली केवी, उतना नहीं बेटा, उसका कोई काम नहीं उतना, ठीक है, रहेगा। और शुगर इंडस्ट्री अपन देखा जाए तो 2 जगह पे ज्यादा है, ज्यादा मतलब वो पट्टे में ज्यादा है, जैसे गंगा यमुना डोब, क्या होता है ये डोब मतलब, ठीक है बोलो बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हाँ संगम पॉइंट बोल सकते हो। और एक तराई रीजन, एक गंगा यमुना डोब, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, गंगा यमुना डोब, और एक क्या बोल रहा हूं, तराई रीजन। गंगा यमुना डोब में जैसे कि गाजियाबाद, मेरुत, गंगा यमुना डोब कहां पे आएगा बताओ तो, मोटा मोटी बताओ कहां आएगा, अरे यूपी साइड भी कवर होगा उसमें, गाजियाबाद या जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरुत की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पट्टा आएंगे, ठीक है। और तराई रीजन में, तराई रीजन में जैसे गोरखपुर, ठीक है, उधर वाला ही पट्टा ही है, या बस्ती या गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ये सब में क्या है, ज्यादा है, रहेगा ध्यान में। और तमिलनाडु में कोयम्बतूर में भी ज्यादा है, वेल्लोर में भी ज्यादा है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली। देखो आपको एक चीज पूछ सकता है, क्या पूछेगा, मैप दे देंगे आपको, ठीक है, और मैप में आपको लोकेट करना बोलेंगे सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्री का है, सबसे ज्यादा आयरन इंडस्ट्री या वो जो मैंने आपको बताया था रौरकेला कहाँ पे लोकेट करो, ऐसे नाम दे देगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दे देगा, उसको आप लोकेट करो,
कॉटन की बात किया मैंने, तो अहमदाबाद बोल देगा कि गुजरात तो है भैया, गुजरात पता है, अहमदाबाद कहाँ पे, वहां पे लोकेट करो, उसके 3-4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। गुजरात इतना सा तो है नहीं, अच्छा थोड़ा तो बड़ा है ना, मैप में दिखता है, तो उसमें 3-4 नाम दे देंगे, बोलेंगे इसमें से आप बताओ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा। ठीक है, तो मैप इससे उतर सकता है, आप थोड़ा सा मैप पे ध्यान देना है इसमें, अपने को देश विदेश का नहीं, कम से कम इंडिया का अच्छे से पता हो। ठीक है, फिर कर्नाटका में भी है, जैसे बल्लारी, मंड्या, विजापुरा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे भी सब है। या कोस्टल रीजन में देखे तो गोदावरी की तरफ ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, इधर साइड पे भी है। विशाखापट्टनम की बात कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी है। और जैसे कि मुझे कृतेश ने बताया कि, नहीं कृतेश ने नहीं बताया, कि बिहार, पंजाब, हरियाणा इधर साइड भी है। ठीक है, तो ये सब तो डेटा नॉर्मल है कि यहाँ पे पाए जाते हैं। एमपी का राजगढ़, देखो एक चीज याद रखना, पेपर में कभी कचरा नहीं पूछेंगे। जैसे यहाँ पे 10 स्टेट के नाम दे तो ये नहीं पूछेगा, 10 डिस्ट्रिक्ट के नाम ये नहीं पूछेंगे, वो यूनिकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। जैसे अहमदाबाद को क्यों पूछेंगे, उसका यूनिकनेस है, समझ रहा है क्या। इसमें जैसे पिछली बार में यूपी में कानपुर बोला, क्यों पूछेगा, उसका भी एक यूनिक पॉइंट है। हाँ, एमपीपीएससी की बात करो, अभी एमपीपीएससी की बात करो तो आपको क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कहां पे शुगर प्रोडक्शन ज्यादा है या शुगर इंडस्ट्री ज्यादा है। ठीक है, तो एमपी का मुझे स्पेसिफिक डेटा पता नहीं, तो थोड़ा सा आप देख लेना और मुझे भी थोड़ी मदद कर देना। ठीक है, तो मैं शुगर इंडस्ट्री को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। हाँ बोल बेटा। अरे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, जैसे इसके बाद की बात करा यूपी है, तो यूपी वाला पट्टा तो यही सब आता है। मतलब इधर तो है प्रोडक्शन, पर ये भी सब क्या है, लीडिंग है, लीडिंग प्रोडक्शन में लगे। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा हो महाराष्ट्र को टेक ओवर करके यही लोग आ जाए आगे। अभी महाराष्ट्र है इसीलिए तो लिखा। यस, क्या बात करें, जहां पे यूपी फर्स्ट में, जहां पे मेरे पास डेटा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 साल में भी हो सकता है कि डेटा चेंज करके। तो देखो मैं आपके साथ ही हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं यही बोलूंगा कि मेरा ही डेटा सही है, मे भी अपडेट होकर कुछ डेटा चेंज हुआ होगा, बट जहां तक मुझे पता है कि 1/3 यहाँ पे होता है। बट अगर आप बोलते तो मैं इसके साथ हूं कि यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, रहेगा ध्यान में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी ही मुर्गी की 10 टांग, आई एम विथ यू। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या देखने वाले हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्या होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? हाँ हो गया, मेन मुद्दा सीधा एक ही बार में खत्म। क्या होता है बेटा कृतेश? पेट्रोल बनता है, हो गया। पेट्रोल बनता है कि रिफाइन होता है? अच्छा रिफाइन होता है। साइंस एंड टेक में आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रूड ऑयल को जो अपन रिफाइन करते, रिफाइन मतलब साफ करते, उसको कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पूछ सकता है साइंस एंड टेक में, पूछा भी क्या है जहां तक मुझे पता है। क्या पूछेगा कि भैया क्रूड ऑयल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पेट्रोल में या डीजल में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब अपन देखेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की सबसे अपने को समझने को ना जो डिमांड है वो 1960, अर्ली 1960 या लेट 1950, लेट 1950 और अर्ली 1960, इस टाइम पे अपने को ज्यादा खनकी की अपने को चाहिए। ठीक है, इसका अगर सब ग्रुप देखे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, तो देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से क्या क्या फॉर्म हो सकता है। आपको पहले ये पता कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन से प्रेजेंट होते हैं? ऑयल वाला मत बताओ, वो तो पता है केमियो कुछ भी यार। उसमें कार्बन, जो एलिमेंट की बात करो, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके कंपाउंड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे सर के ऊपर से क्या क्या, हाँ हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अगर आप देखो अल्कोहल का भी देखो तो क्या बोलते हैं अल्कोहल को, या कोई भी पेट्रोल को देखो, इथेनॉल, इथिल अल्कोहल। कहा इधर मैं पढ़ा रहा हूं उधर जा रहा है तू। आपने ये नाम सुने हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हाँ बेटा अल्किल ग्रुप है। तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री
या आप इसे बोल सकते हो कि पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का आइडिया है कुछ? प्लास्टिक पता है? प्लास्टिक का कुछ फॉर्मूला होता पता है आपको? उसका भी आप फॉर्मूला देखो, उसमें भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, वो हो गया। या पतंग उड़ाए वो नाइलॉन, वो भी क्या एक टाइप का पॉलीमर है, पता है नहीं पता? ठीक है। और इलास्टोमर्स, इलास्टोमर मतलब जैसे कि रबर पता है, खींचा छोड़ दिया, इलास्टिसिटी जिसमें ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें फोर्स लगाए तो चेंज हो गया शेप, छोड़ दिए तो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। नहीं बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह पे मत जाओ, इलास्टिसिटी पे जाओ बस, ठीक है। अब जो पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री है उसका हब कहां पे? तो मुंबई में रहेगा क्या ध्यान में? लिखना होगा तो लिख लो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का हब कहां पे? मुंबई में, ठीक है। समुद्र में नहीं, मेरे पास डेटा नहीं है उसका, जान दो, एक आपको होमवर्क ही मिल जाएगा, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, नाम पता करके आना। अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं मेन मुद्दे पर कि भैया ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, रिक्वायरमेंट कब बोल रहा हूं मैं? 1950 के बाद, 1960 के शुरुआत में, तब क्या पड़ गई भैया? रिक्वायरमेंट पड़ गई। यस बेटा प्रमोद, हाँ, या 1960 के शुरुआत में बोल सकता था। तो उसके बेस पे क्या किया गया? 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। क्यों बनाई होंगी पता ही होगा आपको? अरे क्यों बनाई ऑर्गेनाइजेशन? क्यों बनाई ऑर्गेनाइजेशन? ये आप समझ लो एक टाइप का कंपनी, ठीक है, कि भैया कहीं पे प्रोडक्शन करना है, कहीं पे कुछ बनाना है, उसके बेसिस पे। तो मैं यहां पे नाम लिखता हूं, हाँ भैया, हाँ बेटा सही है, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? IPCL। उसके बाद प्रोफाइल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोफाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड, PCL। थर्ड वाला क्या है अपने पास? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। भैया इसको भी हिंदी में नहीं कहा, यही कुछ नाम होगा, इसलिए मेरे को फिर बोलना मत कि सर हिंदी में नहीं आया मुझे, ये नाम है, इसको और ज्यादा ये नहीं लेना, दिल पे मत लेना, फुल फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन जो चालू की गई है, देखो इसमें क्या है, एक तो भैया प्रोडक्शन जो लग रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करा रहे भैया, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्शन या जो भी कुछ हो रहा होगा वो उसके लिए किया गया है, ठीक है। अपन इसको तो नेक्स्ट टाइम से चालू करेंगे, पर इसके लिए अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीजें? देखो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा कि पॉलीमर को बनाने के लिए या कोई भी एक नायलॉन का कोई भी चीज का प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा उसमें लगता क्या है, कौन सा कंपाउंड है जो उसको यूज करते हैं। सेकंड क्या पूछेगा? हाँ मोनोमर। मोनोमर समझता है क्या आपको? मोनोमर मतलब सिंगल, ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर्स को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर। रहेगा क्या ध्यान में? मोनोमर से क्या बनेगा? पॉलीमर, नंबर ऑफ मिला के। बेटा मिश्रा समझ रहा है अपने को? प्लास्टिक में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई भी प्लास्टिक को अपन देखते हो तो क्या देखते हैं? पहले उसकी स्ट्रेंथ कितनी, ताकत कितनी है। चेयर खरीदने जाते हो तो पहले क्या देखते हो? बैठ के देखते हो, अरे टूटे तो नहीं जाएंगे। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है वो देखते हो। उसके बाद क्या देखते हो कि अगर आपके पास बॉटल उटल रहे तो अगर आपको ऐसा लगे कि उसका पेंट या कुछ निकल सकता है कोई भी चीज, तो उसके ऊपर क्या करते हो? पानी या केमिकल आप डाल के देखते हो। या आप देखना जो भी अच्छी क्वालिटी की चेयर है उसको आप बाहर रख दो, कहीं पे भी रख दो, उसकी पपड़ियां नहीं निकलती, और जो सस्ती वाली है उसकी पपड़ियां देखना ऊपर ऊपर से छोड़ने लग जाती है। पपड़ियां समझती है ना? ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो जैसे सर कुछ हमको अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। और क्या है? और इसके बाद अपना ज्यादा बड़ा टॉपिक रहा नहीं है। इसके बाद अपना टॉपिक रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि BPO सुना होगा आपने। अरे टेक्नोलॉजी बेस्ड सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री पे देखना है क्या?
सीमेंट इंडस्ट्री का अभी तो नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ना है। जूट का तो मैं आपको एक बता दूं, केमिकल फर्टिलाइजर। अरे बाप रे, जूट का मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले क्या था, जूट प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे था, पर क्या हुआ 1971 की बात कर रहा हूं मैं, या 1947, ऐसी आप ध्यान में रख लो, बांग्लादेश क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किधर की तरफ चले गया, बांग्लादेश, इसीलिए नंबर 1 पे कौन है आज, और दूसरे नंबर पे अपन, याद रहेगा क्या, ठीक है। तो इसके बाद अपन हो सके तो आईटी बेस देखेंगे, और इसके बाद अपन देखने वाले रिफॉर्म्स। अब बोलोगे सर रिफॉर्म्स क्या होता है, रिफॉर्म्स मतलब कुछ कुछ पॉलिसी में चेंज करना। तो अगर आप देखो, मैं 1991 की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सब पढ़ाया ना, डिप्रिसिएशन ये सब, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पढ़ाया होगा आपको मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुआ था ये सब बताया। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि जब अपन ने आईएमएफ से फंड लिया था, याद है क्या, कुछ बताया था मैंने आपको, आईएमएफ फंड कब देता है ये भी बताया था, जब अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चलता है। उसमें मैंने आपको वर्ल्ड बैंक भी बताया था, वर्ल्ड बैंक से कब लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कब लेते हैं, जब अपने को कोई चीज का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। आईएमएफ से कब लेते हैं, जब भैया अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जब बीओपी का क्या चल रहा है, क्राइसिस वगैरह चल रहा है, तब अपन कहां से लेते हैं, आईएमएफ से। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेटा अपन बनाते हैं वो किसके तरफ से टेबुलर फॉर्मेट दिया गया है, आईएमएफ की तरफ से। हाँ बेटा, जूट प्रोडक्शन पे आ चुका है नंबर 1 पे, हाँ सर, जूट प्रोडक्शन पे इंडिया नंबर 2015 से आ चुका है, चलो ये भी बढ़िया। आजकल मुझे ही लग रहा है अपडेट करना पड़ेगा मेरा सेल्स फोन रिलेटेड भी। तो 1991 के बाद क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म मतलब जो पहले अपनी पॉलिसी थी उसको बदला गया, उसको बदल के कौन सी पॉलिसी लाई गई, एलपीजी, गैस वाली नहीं है कि भैया चलो सिलेंडर लेके चलो, वो वाला नहीं है, ये होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये होता है प्राइवेटाइजेशन, और ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। अब कोई थोड़ा सा हिंदी में ले सकता है क्या, मिश्रा जी ऐसे घूर के देख रहे हैं मुझे, क्या होता है लिबरलाइजेशन, मतलब फ्री करना, उदारीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बात है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब बताओ, निजीकरण, क्या बात है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, हो गया, रहेगा ध्यान में। तो ये पॉलिसी लाई गई है। तो अपन कल का देखने वाले हैं, एक तो ये देख लेंगे अपन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री शॉर्ट में, आईटी बेस देख लेंगे थोड़ा सा, और रेलवे और शिपिंग पोर्ट, एयरक्राफ्ट, ये सब बेटा अलग टॉपिक है, वो अपन लेंगे, वो ट्रांसपोर्ट में आते हैं। हाँ देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्ट में सारी चीज देखने वाले, क्या क्या देखने वाले, रेलवे, रोडवेज, और क्या क्या, पाइपलाइन है, ठीक है, और वाटरवेज, ठीक है। और इसमें मेन चीज क्या है कि आपको नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जैसे मैप दिया रहेगा, बोलेगा नेशनल हाईवे 1 का नहीं क्या, आप लोकेट करो, कौन सा है नेशनल हाईवे 1, नंबर 1 बताओ, नेशनल हाईवे, चलो हिंट देता हूं, दिल्ली अमृतसर। ये देख देख के बता रहा है तू, ठीक है, दिल्ली अमृतसर, नहीं नहीं, दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर दोनों के बीच में जो है, ठीक है, नहीं नहीं, दिल्ली और अमृतसर का है, ठीक है। तो अपन आगे का जो भी डिस्कशन कल करेंगे, आपको अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।